जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं प्रश्न मौर्य कला से जो प्रश्न बनते हैं, खासकर मूर्ति कला की विशेषता बतलाने के लिए जो आता है वो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे देख सकते हैं यहाँ पे, मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। इस प्रश्न का आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। मौर्य युग में कला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ, जिसमें चमकदार पॉलिश वाला बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग देखा गया, जिसने इस कला को चिरंजीवी बनाने में सफलता हासिल की, जिसका प्रमाण आज भी भारत सहित बिहार में भी उपस्थित है। इस कला का श्रेय तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त एवं अशोक को जाता है, जिनके संरक्षण में मौर्य कला को फलने फूलने में काफ़ी मदद मिली। ये जो था सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भूमिका बांधा हुआ है। क्या किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के दौरान सर्वप्रथम भूमिका दिया जाता है। तो इस तरह से हम भूमिका को लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न के अब बॉडी को हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इस कला का श्रेय तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त एवं अशोक को जाता है, जिनके संरक्षण में मौर्य कला फलने फूलने में काफ़ी मदद मिली। मौर्य कला के अंतर्गत राजकीय कला एवं लोक कला का वर्णन इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मौर्य कला को एक डायग्राम के थ्रू हम लोग इसके रूपों के बारे में, यानी राजकीय कला और लोक कला के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे राजकीय कला के अंतर्गत यह राजप्रसाद, पाषाण स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार। उसी प्रकार से लोक कला के अंतर्गत जो मूर्ति कला प्राप्त हुआ था लोक कला के अंतर्गत, उसको देखेंगे। जैसे परखम से प्राप्त हुआ, बेसनगर, कुम्हरार, दीदारगंज से कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस प्रश्न में मूर्ति कला की ही विशेषता के बारे में ज़्यादातर बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे राजकीय कला, मौर्य युग में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के द्वारा राजकीय कला को विकसित किया गया, जिसमें ये निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राजप्रसाद कुम्हार में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का 80 स्तंभों एवं लकड़ी से बने फर्श एवं छत वाला राजप्रसाद था। पाषाण स्तंभ, अशोककालीन पाषाण स्तंभ जो एकाश्म पत्थर से बना हुआ, जिसे 3 भागों में देख सकते हैं। प्रथम भाग नीचे का जो चबूतरा एवं दूसरा भाग मध्य का जो एकाश्म बड़े एवं सीधे पिलर के समान, तथा तीसरा भाग शेष पर जो शिरोमुख में जो जिसपे मूर्तियों का कलाकृतियाँ था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्तंभ है सारनाथ का, यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं, ये जो स्तंभ का 3 भाग में इसको हम समझ सकते हैं। ये जो प्रथम भाग जो है निचले का पिलर जो खड़ा पिलर है, दूसरा ये जो बीच का जो भाग है जिसपे चक्र है और कुछ मूर्तियाँ का कलाकृति है, और तीसरा जो है शिरोभाग जो अंतिम जिसपे 4 सिंह स्तंभ है, जो सारनाथ का यह स्तंभ है। यह स्तंभ ये निम्न प्रकार से भारत में मिली है, जो लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त किया गया, रामपुरवा से, सारनाथ से, टोपरा, मेरठ, रुक्मीदेही, बसार इत्यादि से यह स्तंभ प्राप्त किया गया है। अब तीसरा पॉइंट आइए स्तूप के बारे में देख लेते हैं। बुद्ध के अवशेषों पर अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें सांची का स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी प्रसिद्ध है। चौथा पॉइंट है गुहा विहार। अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी पर भक्त भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए, जिनमें सुदामा गुफा प्रसिद्ध है। आइए अब अगला देखते हैं। राजकीय कला के इतर लोक कला का विकास भली भांति देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत मूर्ति कला। दोस्तों इस प्रश्न में मूर्ति कला पर ही विशेष फोकस करना है। जिसके अंतर्गत मूर्ति कला का भरपूर विकास हुआ, जो निम्न है। पहला जो मूर्ति मिला है भारत में वो परखम से मिला है। परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, जिसकी विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से चुनार के बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया था। इसके सिर एवं एक हाथ टूटे हुए हैं। दूसरा जो मूर्ति प्राप्त हुआ था बेसनगर एवं पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति, जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। और यह यक्षिणी की जो मूर्ति है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, इस तरह से अगर हम मूर्तियों का इसमें जो पिक्चर हम जो बनाएंगे अपने कॉपी में, तो इससे जो टीचर हो बहुत प्रभावित होंगे और अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। इसे देख सकते हैं, ये जो मूर्तियाँ है यक्षिणी की मूर्ति है। ये अपने हाथ में एक चावड़ ली हुई है, इसलिए इसे चावड़ ग्रहणी मूर्ति भी कहा जाता है। इस मूर्ति में महिला को एक हाथ में चावड़ लिए दिखाया गया है,
तो दूसरी हाथ टूटा हुआ है, देख सकते हैं दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इसमें नारी के सौंदर्य के काल्पनिकों का दिखाया गया है। नारी का जो तत्कालीन नारी का जो सौंदर्य उस समय था, उसकी कल्पना कर कर दिखाया गया है, किस तरह से उस समय के नारी कन्या का सुंदरता हुआ करता था। इस नारी सुंदरता के इसके उभरे स्तन एवं भारी नितंब के माध्यम से समझा जा सकता है। आइए नीचे और देखते हैं इसके विशेषता को। तीसरा विशेषता है, कुछ मूर्तियाँ कुम्हार के लोहानीपुर से प्राप्त हुई है, जिसको जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। यानी लोहानीपुर से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। चौथा पॉइंट है, अशोक के पाषाण स्तंभों पर भी बैल, हाथी, घोड़ा एवं सिंह की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती है, जिससे यह साबित होता है कि इस समय के कलाकार मूर्ति कला में परिपूर्ण थे। इस तरह से लैंग्वेज को लिखना है दोस्त। यहाँ देख सकते हैं सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, इसमें भी मूर्ति कला का भली भांति उपयोग किया गया है। जैसे इसके सिरों भाग पर देख सकते हैं 4 सिंह स्तंभ है और बीच में जो चक्र दिए गए हैं उसके अगल बगल में भी बैल और हाथी का चित्र देख सकते हैं। इस सारनाथ स्तंभ के में सिंह की 4 मूर्तियाँ आपस में एक दूसरे के से इस तरह सटा हुआ है, जो शांत स्वभाव से चबूतरे पर विद्यमान है। इसकी एकता को प्रदर्शित करता है। इस स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमारे संविधान के द्वारा भी अंगीकार किया गया है। इस तरह से दोस्तों इस मूर्ति कला की विशेषता जो थी मौर्य कला का, वो इसका बॉडी का जो पार्ट था वो समाप्त हुआ और एक छोटा सा कंक्लूजन लिखकर इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग समाप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं, निष्कर्ष देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन कला ये स्थापत्य कला के विकास के साथ मूर्ति कला का भी सर्वोत्तम विकास हुआ, जो आगे के कलाकारों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। इस तरह से दोस्तों मूर्ति कला की विशेषता हम लोग देख सकते हैं मौर्य कला का समाप्त हुआ है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और आने वाले 67th परीक्षा और CDPO के मुख्य परीक्षा में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।